हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर का होता है जो कि वर्क करता है लाइक एन ओर, जिसकी वजह से या तो सेल का मूवमेंट होता है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट होता है। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की, तो देखने को मिलता है कि ये कवर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इनके कोर को हम एक्सोनीम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलली अरेंज होते हैं। एक्सोनीम बना होता है 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से और एक पेयर सेंटर में लोकेटेड होता है, जिसे हम सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इस तरह के एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड होती है ब्रिज से और एक शीथ होती है जो इनको इनक्लोज करके रखती है। ये आपको फिगर नंबर 8.10 पेज नंबर 137 में देखने को मिल जाएगा कि कैसे ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है और सेंट्रल शीथ है। जो सेंट्रल शीथ है वो कनेक्टेड होती है पेरिफेरल डबलेट से थ्रू रेडियल स्पोक, इसीलिए 9 रेडियल स्पोक्स भी प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल डबलेट इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंकर्स के थ्रू। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज होते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल्स है जो कि यूजुअली कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये सराउंड होता है अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोजोम के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं और इनका ऑर्गेनाइजेशन कार्टवील लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेंट्रियोल बने होते हैं 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से और हर एक पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, जो कि प्रोटीनिशियस होता है और हम उसे हब कहते हैं, जो कनेक्ट होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स, जो कि रेडियल स्पोक प्रोटीन की बनी होती है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है सीलिया एंड फ्लैजिला का और स्पिंडल फाइबर जो कि स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है। इसको डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल को स्टेन किया था बेसिक डाई से फ्लेमिंग ने और नाम दिया था क्रोमेटिन। इंटरफेसिक न्यूक्लियस, जब सेल डिवीजन होता है उस वक्त सेल के 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज। इंटरफेस के वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, लेकिन ये प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है एक हाईली एक्सटेंडेड इलैबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। वहाँ पर न्यूक्लियर मैट्रिक्स और कुछ स्पेरिकल बॉडीज़ भी देखने को मिलती है, जिसे न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब इंटरफेसिक न्यूक्लियस के अंदर हमें 3 चीज़ देखने को मिलती है। एक तो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स और तीसरा न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये भी पता चला कि न्यूक्लियर एनवेलप बना होता है 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से और ये इन दोनों पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है 10 से लेके 50 नैनोमीटर का, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर बनाती है बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस रहती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। कुछ प्लेस पर जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर, ये फ्यूज़ हो जाती है। उस जगह एक माइन्यूट पोर का फॉर्मेशन होता है और ये जो पोर होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, बट वेरिएशन भी देखा गया है, जैसे कि कुछ सेल है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ मैच्योर सेल ऐसी भी होती है जिनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, जैसे कि इरेथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स और सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट।
न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके पास होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोलाई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियोलस साइट है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। लार्ज और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोलाई देखने को मिलती है ऐसी सेल में जो एक्टिवली कैरी करती है प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंटरफेसिक न्यूक्लियस के पास क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जो कि स्कैटर्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। बट जब सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेज आती है तो यही कंडेंस्ड होकर एक क्रोमोसोमल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लग जाता है। जो क्रोमेटिन होती है वो कंटेन करती है डीएनए एंड कुछ बेसिक प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं एंड आरएनए भी पाया जाता है। एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होती है डीएनए की, जो कि 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जब सेल डिवाइड करती है उस वक्त क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है और बाकी समय सेल क्रोमेटिन मटेरियल स्कैटर्ड होता है। क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होता है डिवाइडिंग सेल में, और हर एक सेल के पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साइड में होता है काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। पेज नंबर 139 एनसीईआरटी फिगर 8.2 में आप देख सकते हैं कि ये 2 क्रोमेटिड है। ये 2 क्रोमेटिड जहाँ जुड़े हैं उस पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर की बाहर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल्ड है काइनेटोकोर। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को क्लासीफाई करा है 4 टाइप्स में। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसके पास मिडिल सेंट्रोमियर होता है और 2 इक्वल आर्म बनाता है क्रोमोसोम की। सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसके पास क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे होता है मिडिल से, जिसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बन जाती है और दूसरी लॉन्ग आर्म बन जाती है। थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सिचुएटेड होता है एक एंड के क्लोज में, जिसकी वजह से एक बहुत ही छोटी आर्म और दूसरी बहुत ही लंबी आर्म बन जाती है। और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। फिगर 8.13 आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे आप बिल्कुल ये भी मत समझना कि ये क्रोमोसोम जैसे हमने पढ़ा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लेबल्ड नहीं है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो पहला डायग्राम है ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का है, दूसरा डायग्राम भी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का है, तीसरा डायग्राम और चौथा डायग्राम ये दोनों ही एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का है। मतलब एनसीईआरटी में मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक का कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है। इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये 4 क्रोमोसोम 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। कभी कभी हमें क्रोमोसोम में देखने को मिलती है एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ लोकेशन पे, जो कि हमें सैटेलाइट लाइक अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज़। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स जिसे हम माइक्रोबॉडी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो पाए जाते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। एग्जाम्पल है पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम। माइक्रोबॉडीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल हमें नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।